स्वागत है आपका। आज के एपिसोड में सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकल्प ए, यह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। विकल्प बी, इसमें भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। विकल्प सी, यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। विकल्प डी, यह भारत में गैर नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। किसी राज्य में संचालित संपूर्ण सामान्य प्रशासनिक तंत्र अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं होता है। वर्तमान में 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता सहित सबसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर अभियोजन करता है। दूसरा, यह रोम संविधि नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा विनियमित है। तीसरा, जब कोई स्थिति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस स्थिति को आईसीसी को संदर्भित कर सकती है तथा उसे अधिकारिता प्रदान कर सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी सभी 3। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी जांच करता है और जहां आवश्यक हो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर अभियोजन करता है। अतः कथन 1 सही है। अंतिम अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में इसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायालयों का स्थान लेना नहीं अपितु उनका पूरक बनना है। यह रोम संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा विनियमित है। अतः कथन 2 सही है। बता दें कि जब कोई स्थिति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस स्थिति को आईसीसी को अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हुए संदर्भित कर सकती है। अतः कथन 3 भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार लाने की राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित किया गया है। दूसरा, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारत का संविधान अनुच्छेद 47 के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए सुलभ, संवहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भूमिकाएं प्रदान करना था। अतः कथन 2 सही है। उपग्रह संचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह व्यापक रूप से सैटकॉम सेवाएं निचले ग्रामीण और आपदा प्रवण क्षेत्रों को निरंतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। दूसरा, सैटकॉम सेवाओं में स्थलीय ब्रॉडबैंड की तुलना में विलंबता हमेशा कम होती है। तीसरा, उपग्रह आधारित इंटरनेट को स्थलीय सेवाओं की तुलना में अधिक लचीला माना जाता है क्योंकि इसमें जमीनी घटक कम होते हैं, जिससे यह अत्यधिक मौसम से होने वाले नुकसान के प्रति कम संवेदनशील होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल 2। उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं जमीन पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कक्षा में मौजूद उपग्रहों के नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। केवल फाइबर या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी डीएसएल जैसी जमीनी संचार विधियों के विपरीत वे डेटा को वायरलेस तरीके से संचारित करते हैं।
यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि सैटकॉम सेवाएं निचले इलाकों, ग्रामीण और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में निरंतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, अतः कथन एक सही है। सैटकॉम सेवाओं में स्थलीय ब्रॉडबैंड की तुलना में अधिक विलंबता हो सकती है, लेकिन वे न्यूनतम भौतिक अवसंरचना के साथ बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट को स्थलीय सेवाओं की तुलना में अधिक लचीला माना जाता है, क्योंकि इसमें जमीनी घटक कम होते हैं, जिससे यह चरम मौसम से होने वाले नुकसान के प्रति कम संवेदनशील होता है, अतः कथन 3 सही है। नवयान बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें पारंपरिक आध्यात्मिक सिद्धांतों की तुलना में सामाजिक समानता और वर्ग संघर्ष पर जोर दिया जाता है। दूसरा, इसमें 4 आर्य सत्यों और पुनर्जन्म के बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। नवयान या नया वाहन बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना 1956 में बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, बौद्ध धर्म की एक पुनर्व्याख्या है जो पारंपरिक आध्यात्मिक सिद्धांतों की तुलना में सामाजिक समानता और वर्ग संघर्ष पर जोर देती है, अतः कथन एक सही है। इनमें 4 आर्य सत्य, कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण और मठ जीवन जैसे प्रमुख बौद्ध सिद्धांतों को अस्वीकार किया गया है तथा उन्हें निराशावादी और सामाजिक न्याय के लिए अप्रासंगिक माना गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। दलितों का नवयान में सामूहिक धर्मांतरण वर्ष 1956 में शुरू हुआ तथा 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया गया। यदा कदा समाचारों में रहने वाला नागोर्नो कराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? विकल्प ए आर्मेनिया और अजरबैजान, विकल्प बी यूक्रेन और रूस, विकल्प सी जॉर्जिया और तुर्की, या विकल्प डी ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान ने शांति समझौते को अंतिम रूप दिया, जो नागोर्नो काराबाख संघर्ष पर शत्रुता समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोवियत काल के दौरान नागोर्नो काराबाख मुस्लिम बहुल अजरबैजान में स्वायत्त क्षेत्र था, लेकिन इसकी आर्मेनियाई आबादी ने आर्मेनिया के साथ एकीकरण की मांग की। सोवियत संघ के पतन के साथ यह संघर्ष युद्ध में परिणत हुआ। 1988 से 1994 के दौरान वर्ष 1994 के युद्ध विराम के बाद नागोर्नो काराबाख पर आर्मेनियाई समर्थित नियंत्रण स्थापित हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अजरबैजान का भाग रहा, अतः विकल्प ए सही है। विकसित भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में संसाधनों के स्थानांतरण को संदर्भित करता है। दूसरा, इसका तात्पर्य दृढ़ दक्षता, नवप्रवर्तन, उत्पादन की गुणवत्ता, विविधता और विस्तारित बाजारों से है। तीसरा, इसमें शासन की संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करना शामिल है, जैसे विधि का शासन, जवाबदेही, पारदर्शिता तथा भागीदारी। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी तीनों, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। आइए नजर डालते हैं विकसित भारत के पहलू पर। यह कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में संसाधनों के स्थानांतरण को संदर्भित करता है, अतः कथन एक सही है। इसका तात्पर्य दृढ़ दक्षता, नवप्रवर्तन, उत्पाद की गुणवत्ता, विविधता और विस्तारित बाजारों से है, अतः कथन 2 सही है। इसमें विधि का शासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और भागीदारी जैसी शासन की संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को मजबूत करना शामिल है, अतः कथन 3 भी सही है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अब तक का सबसे व्यापक खाद्य अपशिष्ट डेटा संग्रह, विश्लेषण और मॉडलिंग प्रस्तुत करता है, जिससे वैश्विक खाद्य अपशिष्ट का एक नया अनुमान तैयार होता है। दूसरा, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अपशिष्ट तथा संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। यूएनईपी की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के बारे में जान लेते हैं। यह अब तक का सबसे व्यापक खाद्य अपशिष्ट डेटा संग्रह, विश्लेषण और मॉडलिंग प्रस्तुत करता है, जिससे वैश्विक खाद्य अपशिष्ट का एक नया अनुमान तैयार होता है, अतः कथन एक सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी और अपशिष्ट तथा संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम यानी WRAP द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था, अतः कथन 2 भी सही है।
रिपोर्ट खाद्य अपशिष्ट को मानव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से हटाए गए खाद्यान्न और संबंधित अखाद्य भागों के रूप में परिभाषित करती है। भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन वर्ष 2010 में भंडारण विकास और विनियमन अधिनियम 2007 के तहत किया गया था। दूसरा, WDRA का मुख्य उद्देश्य देश में नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद यानी NWR प्रणाली को लागू करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, ना तो एक ना ही दो। भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण का गठन वर्ष 2010 में भंडागारण विकास एवं विनियमन अधिनियम 2007 द्वारा किया गया था, अतः कथन एक सही है। यह सार्वजनिक नीति की एक पहल थी जिसके तहत NWR को व्यापार का एक प्रमुख उपकरण बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने आदि के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का उपयोग किसानों के लाभ के लिए करना था। WDRA का प्रमुख उद्देश्य देश में नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद प्रणाली को कार्यान्वित करना है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कथन 1, भारत में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग एवं कृषि प्रौद्योगिकी के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति प्रारंभ हुई। दूसरा, कथन 2, खाद्यान्न उत्पादन में चक्रीय निवेश को सतत एवं लाभदायक बनाने तथा हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए किसानों को रिटर्न गारंटी के रूप में निरंतर समर्थन की आवश्यकता थी। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। भारत में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग एवं कृषि प्रौद्योगिकी के साथ खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति प्रारंभ हुई, अतः कथन 1 सही है। खाद्यान्न उत्पादन में चक्रीय निवेश को सतत एवं लाभदायक बनाने तथा हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए किसानों को रिटर्न गारंटी के रूप में निरंतर समर्थन की आवश्यकता थी, अतः कथन 2 भी सही है। अतः विकल्प ए सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज यानी PMFME के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में नए और मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। दूसरा, यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने के मामले में पैमाने का लाभ उठाने हेतु एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP दृष्टिकोण को अपनाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।